बचपन की कहानियों या कविताओं को ना हम अक्सर बहुत हल्के में ले लेते हैं। हाँ, बहुत हल्के में। मतलब हमें लगता है कि बस परियों की बातें हैं या जानवरों के किस्से हैं जो सिर्फ बच्चों को सुलाने या बहलाने के लिए गढ़े गए हैं। है ना? बिल्कुल, हम उन्हें सिर्फ एक मनोरंजन के तौर पर देखते हैं। सही कहा। लेकिन साहित्य का एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा डरावना सच भी है। दुनिया की जो सबसे गंभीर, सबसे विनाशकारी चेतावनियां होती है ना, वो अक्सर इन्हीं मासूम सी दिखने वाली कहानियों के रूप में हमारे सामने आती हैं। एकदम सच बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई बहुत भारी या कड़वी बात कहनी हो तो उसे एक रूपक यानी एक मेटाफर के आवरण में लपेटना पड़ता है। आज की इस वैचारिक चर्चा में हम एक ऐसी ही रचना के पन्नों में उतरने वाले हैं जो कि बहुत ही प्रासंगिक होने वाली है। बिल्कुल। ये प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक प्रसिद्ध कविता है जिसका शीर्षक है सूरज का ब्याह। सुनने में ये पूरी तरह से एक बाल कथा लगती है। मतलब सूरज है, उसकी शादी हो रही है और सारे जानवर बहुत खुश हैं। एक टिपिकल बच्चों की कहानी जैसी। हाँ, लेकिन इसके भीतर जो छिपा है ना, वो कोई लोरी नहीं है। चलिए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। ये विरोधाभास ही इस रचना की सबसे बड़ी ताकत है। मतलब ऊपर से देखने पर ये किसी कॉमिक बुक के खुशनुमा दृश्य जैसी लगती है। हाँ, एकदम कलरफुल और खुशियों से भरी हुई। बिल्कुल। लेकिन इसके भीतर जो ढांचा है वो पूरी तरह से शक्ति, सत्ता और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी पर आधारित है। ये प्राकृतिक संतुलन के नियमों की बात करती है। दिनकर जी की ख्याति वैसे भी एक ओजस्वी कवि के रूप में रही है। वीर रस के कवि रहे हैं। हाँ, तो जब वे कोई बाल कविता भी लिखती हैं, मेरा मतलब है जब वे लिखते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा वैचारिक उद्देश्य होता है। आज हमारा मकसद उसी वैचारिक उद्देश्य को डिकोड करना है। ये समझना है कि कैसे एक साधारण सी घटना जिसे पूरी दुनिया जश्न का कारण मान रही हो, असल में एक बहुत बड़े संकट की आहट हो सकती है। तो शुरुआत जो होती है ना, वो बहुत ही अद्भुत है। आसमान और जमीन के सारे जीव जंतु अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए हैं। एकदम सामान्य दिन चल रहा है। हाँ, जंगल में शांति है और तभी अचानक पूरे इकोसिस्टम में एक खबर आग की तरह फैल जाती है। और वो खबर ये है कि सूरज का विवाह होने वाला है। ओहो, सूरज का विवाह। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। आसमान के सबसे बड़े, सबसे चमकदार और सबसे ताकतवर अस्तित्व की शादी होने जा रही है। ये सुनते ही पूरी की पूरी जानवर और पक्षियों की बिरादरी खुशी से झूम उठती है। जाहिर सी बात है, शादी का नाम सुनकर ही उल्लास आ जाता है। बिल्कुल, वे उत्सव मनाने लगते हैं। उनके दिमाग में बस एक ही छवि बनती है कि अब तो शानदार जश्न होगा, आसमान में और रोशनी होगी, दावतें उड़ेंगी। मतलब सब अपना काम धाम छोड़कर बस इस आने वाले समारोह के उल्लास में डूब जाते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है भीड़ का मनोविज्ञान, जिसे मास हिस्टीरिया भी कहते हैं। एकदम सही। किसी भी समूह या भीड़ की एक बहुत ही पुरानी फितरत होती है कि वो शब्दों के सतही आकर्षण में बहुत जल्दी बह जाती है। विवाह या शादी शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में न्यूरोलॉजिकल स्तर पर कुछ सकारात्मक छवियां बनने लगते हैं, जैसे उत्सव, संगीत, मिठाइयाँ। हाँ, रंग बिरंगे कपड़े और दावतें। जीव जंतुओं के उस समूह ने भी ठीक यही किया। उन्होंने सिर्फ विवाह शब्द को पकड़ा और उसके इर्द गिर्द बुने गए सामाजिक उल्लास को ओढ़ लिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने उस संज्ञा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जिसके साथ ये विवाह शब्द जुड़ा था। और वो संज्ञा थी सूरज। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये स्थिति मुझे इंसानी दुनिया की, खासकर कॉरपोरेट या राजनीतिक दुनिया की बहुत याद दिला रही है। अच्छा, वो कैसे? इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। अचानक एक दिन मैनेजमेंट एक विशाल टाउन हॉल मीटिंग बुलाता है और घोषणा करता है कि उनकी कंपनी दुनिया की एक और बहुत बड़ी कंपनी के साथ मर्जर कर रही है। बहुत ही आम बात है आजकल। हाँ, अब स्टेज पर शानदार प्रेजेंटेशन चल रही है, पावर पॉइंट में बड़े बड़े ग्राफ्स दिखाए जा रहे हैं और ग्लोबल डोमिनेशन या मार्केट लीडरशिप जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। शाम को कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है, शैंपेन खोली जाती है। सब खुश हो रहे होंगे। बिल्कुल, सारे कर्मचारी इस बात पर जश्न मना रहे हैं कि वे अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा हैं। लेकिन उस जश्न के शोर में कोई ये नहीं सोच रहा कि इस मर्जर के बाद कितने रोल्स डुप्लीकेट हो जाएंगे, छटनी कितनी होगी, हाँ, कितनी नौकरियां जाएंगी या काम का बोझ कितना बढ़ जाएगा। बस एक अंधा जश्न चल रहा है क्योंकि मैनेजमेंट ने उसे एक उत्सव की तरह पेश किया है। आपने उस एनालॉजी से भीड़ की इसी कमजोरी को बहुत सटीकता से पकड़ा है।
देखिए, जब कोई घटना बहुत बड़े पैमाने पर घटती है तो वो अपने साथ एक हैलो इफेक्ट लेकर आती है। हेलो इफेक्ट। हाँ, उसकी चकाचौंध इतनी ज्यादा होती है कि वो हमारी तार्किक क्षमता को, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को पूरी तरह शून्य कर देती है। सूरज की विवाह की खबर भी एक ऐसा ही हैलो इफेक्ट थी। तो जानवर बस उस चकाचौंध में अंधे हो गए थे? बिल्कुल। जीव ये नहीं सोच पा रहे थे कि सूरज कोई आम नागरिक या इंसान नहीं है। वो ऊर्जा और आग का एक असीमित, अनियंत्रित स्रोत है। जब आप उस आग के स्रोत का विस्तार करने जा रहे हैं तो उसका नतीजा क्या होगा? भयानक होगा। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जब पूरी भीड़ एक ही दिशा में दौड़ रही हो और एक ही धुन पर नाच रही हो, तो कोई रुककर सवाल नहीं पूछता। सही कहा, रुककर सवाल पूछना किसी को भी पसंद नहीं आता। उल्लास का प्रवाह हमेशा तर्क के प्रवाह से तेज होता है। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। इस पूरे पागलपन और अंधे जश्न के बीच ना एक प्राणी ऐसा है जो नाच नहीं रहा है। हाँ, जो भीड़ से अलग है। हाँ, जो तालियां नहीं बजा रहा है। वो एक किनारे बैठा है और उसके चेहरे पर गहरी चिंता है। और ये प्राणी कोई और नहीं बल्कि एक मेंढक है। एक मेंढक? जी, कविता में से एक बहुत ही उम्रदराज, बुद्धिमान और सम्मानित मेंढक के रूप में पेश किया गया है। वो इस पूरी खबर का विश्लेषण कर रहा है और जश्न से पूरी तरह से अलग थलग है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज खटक रही है और मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ, बताइए क्या बात है? अगर किसी कहानी में सबसे बुद्धिमान या समझदार प्राणी को चुनना हो तो साहित्य आमतौर पर उल्लू को चुनता है ना? हाँ, उल्लू को अक्सर बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। हाँ, या फिर जंगल के राजा शेर को या हाथी को, जिसकी याददाश्त और समझदारी की मिसालें दी जाती हैं। तो दिनकर जी ने इस पूरी कहानी का भार एक छोटे से, साधारण से दिखने वाले मेंढक के कंधों पर क्यों डाल दिया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो दिनकर जी का ये चुनाव न सिर्फ काव्यात्मक रूप से सुंदर है बल्कि वैज्ञानिक और तार्किक रूप से भी सबसे सटीक है। अच्छा, वो कैसे? मेंढक की जीवन शैली पर गौर कीजिए। वो एक एम्फीबियन जीव है। यानी वो जमीन और पानी दोनों जगहों पर रहता है? बिल्कुल। उसका पूरा अस्तित्व नमी, मिट्टी और पानी के नाजुक संतुलन पर टिका होता है। तो जब सूरज की गर्मी थोड़ी सी भी बढ़ती है तो जंगल में इसका सबसे पहला असर किस पर होता है? जाहिर है जो पानी के सबसे करीब होगा। हाँ, शेर शायद किसी घने पेड़ की छांव में चला जाए या अपनी गुफा के भीतर गहराई में जाकर सो जाए। पक्षी आसमान में और ऊंचाई पर उड़ सकते हैं जहां हवा थोड़ी ठंडी होती है। लेकिन मेंढक तो दलदल में रहता है। सही कहा। जिस दलदल या उथले तालाब में वो रहता है वो सबसे पहले सूखना शुरू होता है। सूरज की तपिश का सबसे सीधा, सबसे क्रूर और सबसे पहला प्रहार मेंढक के जीवन पर ही होता है। ओहो, अब समझ में आया। इसका मतलब है कि वो स्किन इन द गेम वाला सिद्धांत यहाँ लागू हो रहा है। मेंढक के लिए ये कोई हवाई बात नहीं है, ये उसके लिए जीवन और मृत्यु का सीधा सवाल है। एकदम सही पकड़े हैं। वो जमीनी हकीकत से जुड़ा है, इसलिए खतरे को सबसे पहले भांप लेता है। ठीक यही बात है। वो एक ग्राउंडेड थिंकर है। वो आसमान में उड़कर दुनिया को एक एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त नजरिए से नहीं देखता। वो कीचड़ में जमीन के सबसे निचले स्तर पर रहकर इकोसिस्टम के बदलावों को महसूस करता है। जमीन से जुड़ा रहना और आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ये जमीन से जुड़ाव बहुत जरूरी होता है। जो व्यक्ति जमीनी यथार्थ से जितना दूर होता है उसके लिए भविष्य के खतरों का अनुमान लगाना उतना ही मुश्किल होता है। सही बात है। मेंढक जानता है कि सूरज की किरणें पानी के साथ क्या करती हैं और इसी समझ के कारण वो उस जश्न मनाती हुई भीड़ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और एक ऐसा सवाल उछालता है जो उनके पूरे उल्लास को एक झटके में रोक देता है। कविता में जो ये दृश्य है ना, वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। वो छोटा सा मेंढक उन सब जानवरों को रोकता है और पूछता है, पागलों की तरह नाच क्यों रहे हो? तुमने क्या सोचकर इस शादी का जश्न मनाना शुरू कर दिया है? और फिर वो असली सवाल पूछता है। हाँ, वो कहता है, अगर सूरज की शादी हो गई और कल को उसके बच्चे पैदा हो गए तो फिर क्या होगा? बाप रे! ये एक ऐसा सवाल है जिसने पूरे जंगल में सन्नाटा खींच दिया। मतलब अभी तक हर कोई सिर्फ क्या हो रहा है पर केंद्रित था। किसी ने भी इसके बाद क्या होगा के बारे में तो सोचा ही नहीं था। इसी को कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, कारण और परिणाम। मेंढक ने भीड़ के सामने इसी सिद्धांत को नंगा करके रख दिया। देखिए, भीड़ हमेशा वर्तमान के सुख में जीती है ना, जबकि एक दूरदर्शी विचारक हमेशा सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का इस्तेमाल करता है। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग? हाँ, यानी अगर क हुआ
तो उसका परिणाम ख होगा, लेकिन फिर उस ख का परिणाम ग क्या होगा? मेंढक ने जानवरों को उसी ग तक पहुंचाने का काम किया। और फिर वो मेंढक जो तर्क देता है वो इतना सीधा और धारदार है कि उसे काटा ही नहीं जा सकता। वो कहता है कि सर अपने आसपास देखो, अभी हमारे पास सिर्फ एक सूरज है, सिर्फ एक? और जब ये एक अकेला सूरज गर्मी के मौसम में अपना रौद्र रूप दिखाता है तो क्या होता है? हाँ, धरती तवे की तरह जलने लगती है, नदियां सूख कर कांटा हो जाती हैं, पेड़ पौधे झुलस जाते हैं। जानवर प्यास से